नमस्ते बिहार, मैं हूं आप सबके साथ अनूप। शुरुआत एक बड़ी खबर से जो इस वक्त पटना से आ रही है। बीते शाम भारतीय सब लोग पार्टी के नेता रंजीत कुमार पांडे का अपहरण कर लिया गया है। रंजीत कुमार पांडे पार्टी कार्यालय में आयोजित 28 फरवरी की देर शाम कोतवाली थाना क्षेत्र में किदवईपुरी के पार्टी कार्यालय में जो बैठक बुलाई गई थी उसमें शामिल होने पहुंचे थे और इसी के बाद उनका अपहरण कर लिया गया। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। रंजीत कुमार पांडे का अपहरण कर लिया गया है। रंजीत कुमार पांडे भारतीय सब लोग पार्टी के युवा नेता हैं और बताया जा रहा है कि रंजीत 28 तारीख को अपने पार्टी दफ्तर गए थे, किदवईपुरी के पार्टी दफ्तर। वहां बैठक का आयोजन किया गया था, उसी के बाद से उनका अपहरण किया गया है। हम लोग का ऑफिस है सब लोग पार्टी का, वहाँ से हम लोग मीटिंग अटेंड करने के बाद प्लान करते हुए ऑटो लेने के लिए घर जाने के लिए आ रहे थे और यहाँ से एक बैग गाड़ी लगाई गई स्कॉर्पियो पीछे से और उनको खींच के ज़बरदस्ती बैठाया गया। बैठा के ले गया हूँ। कितने लोग थे? लगभग 4-5 लोग थे सर। देखिए, रंजीत कुमार पांडे का अपहरण कर लिया गया है। कल ये बड़ी खबर पटना से इस वक्त किदवईपुरी के पार्टी दफ्तर पहुंचे थे सब लोग पार्टी के युवा नेता हैं रंजीत कुमार पांडे और अपनी पार्टी की बैठक में शामिल होने पहुंचे थे। उसके बाद सुमो सवार कुछ लोगों ने उनको खींचकर अपनी गाड़ी में बिठा और फरार हो गए। और संजय हमारे सहयोगी पटना से हमारे साथ सीधे जुड़े हैं। संजय, क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर? क्या वजह हो सकती है इस किडनैपिंग के पीछे? देखिए, फिलहाल प्राइमा फेसी पुलिस इसको पर्सनल एनमिटी का मामला मानकर चल रही है, लेकिन पटना के एसएसपी ने बताया कि इस पूरे मामले में सभी बिंदुओं पर पुलिस छानबीन कर रही है। जो सीसीटीवी फुटेज है उनसे पुलिस को कुछ क्लू मिला है कि कौन से लोग थे ये और जिस दिशा में गाड़ी ले जाई गई है उस दिशा में पुलिस को कुछ इंपॉर्टेंट क्लू मिले हैं और निश्चित तौर पर पटना पुलिस का दावा है कि इस मामले को जल्दी सुलझाया जाएगा। जी संजय, बताया जा रहा है कि पार्टी दफ्तर वो बैठक के लिए पहुंचे थे, तो क्या वो अकेले थे या फिर और लोगों के साथ थे? नहीं, देखिए, पार्टी दफ्तर में पहुंचे थे और मीटिंग खत्म होने के बाद अपने एक सहयोगी के साथ वो पैदल अपने पार्टी कार्यालय से इनकम टैक्स गोलंबर की तरफ जा रहे थे, जहां से ऑटो पकड़कर उन्हें रेलवे स्टेशन जाना था और फिर वो अपने गांव चले जाते हैं। लेकिन इसी बीच स्कॉर्पियो सवार लोगों ने उनका अपहरण कर लिया और इसके बाद फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गुत्थी सुलझाने में लगी हुई है। जी तो देखिए, पटना से बड़ी खबर, जहां सब लोग पार्टी के युवा नेता रंजीत कुमार पांडे का अपहरण कर लिया गया है। किदवईपुरी में कल वो अपनी पार्टी के मीटिंग में आए थे, उसके बाद वहां से पैदल अपने एक सहयोगी के साथ स्टेशन की तरफ जा रहे थे और इसी दौरान गाड़ी सवार कुछ अपराधियों ने उनको किडनैप कर लिया और वहां से फरार हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। कोरोना काल में करीब 1 साल तक घर में बैठे स्कूली बच्चों के लिए खुशखबरी है। आज से 1ली से 5वीं क्लास तक के बच्चे स्कूल जा सकेंगे। शिक्षा विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक हर रोज 50% बच्चे ही स्कूल में उपस्थित हो सकेंगे, जबकि स्कूलों में टीचर्स की 100% उपस्थिति अनिवार्य है। स्कूल जाने वाले बच्चों को जीविका की ओर से 2 मास्क दिए जाएंगे, जबकि बच्चों के लिए डिजिटल थर्मामीटर, सैनिटाइजर, साबुन की व्यवस्था विद्यालय शिक्षा समिति की ओर से की गई है। इसके लिए सभी स्कूलों में टास्क टीम का गठन किया गया है। शिक्षा विभाग की ओर से विद्यालय को हर रोज सैनिटाइज करने का निर्देश भी दिया गया है। यह निर्देश जो है सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को जारी किया गया और इसका पालन भी करना अनिवार्य है। और देखिए, देश भर में आज से कोरोना महामारी के खिलाफ तीसरा वार शुरू हो रहा है। दोपहर 1 बजे पटना के IGIMS में सीएम नीतीश कुमार खुद टीका लगवाकर इस अभियान की शुरुआत करेंगे। बिहार में कोरोना का टीका बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है और वैक्सीनेशन के लिए व्यापक तैयारियां भी की गई हैं। बिहार में कोरोना से जंग में टीकाकरण का तीसरा चरण शुरू हो रहा है। पटना के IGIMS में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद टीका लगवाकर इस महाअभियान की शुरुआत करेंगे। 1 मार्च को मुख्यमंत्री का जन्मदिन भी है। ऐसे में वे कोरोना का टीका लेकर एक बड़ा संदेश देना चाहते हैं। इसकी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में स्वयं वैक्सीन लेकर 3य चरण की शुरुआत कर रहे हैं। चुनावी वादों के मुताबिक बिहार के सरकारी और चिन्हित निजी अस्पतालों में कोरोना का टीका बिल्कुल फ्री दिया जाएगा।
जिसके लिए 1 मार्च से रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है और 2 मार्च को टीका भी दिया जा सकेगा। तीसरे चरण में 60 साल से ऊपर के सभी लोग टीका लगवा सकेंगे, जबकि 45 साल से 59 साल के बीच के बीमार लोगों को भी टीका दिया जा सकेगा। बिहार में चिन्हित 50 निजी अस्पतालों की लिस्ट कोविन 2.0 पोर्टल पर डाल दी गई है और सुबह 10 बजे के बाद वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। एक ही मोबाइल नंबर से परिवार के 4 सदस्य रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। टीकाकरण के वक्त लोगों को आधार कार्ड, वोटर आईडी या पैन कार्ड दिखाकर अपनी पहचान बतानी होगी। 60 वर्ष के ऊपर अथवा 45 से 59 जिनको कोमोर्बिडिटी है सूची के हिसाब से, अगर वो लोग प्राइवेट अस्पताल जो चिन्हित हमारे द्वारा किया गया है उसमें जाकर अगर ये डोज लेते हैं, वैक्सीनेट अपने आप को कराते हैं, तो उनको कोई पैसा नहीं लगेगा। ये सारा कॉस्ट राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार ने निजी अस्पतालों में कोरोना का टीका के 1 डोज के लिए 250 रुपए तय किए हैं, लेकिन बिहार में अभी पूरी तरह से फ्री टीका लगाया जाएगा। हर केंद्र पर एक दिन में 100 टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। माना जा रहा है कि तीसरा चरण कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सबसे निर्णायक और अहम होने वाला है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आज जन्मदिन है। जन्मदिन से पहले पटना शहर पोस्टरों से पट गया है। जगह जगह उनके जन्मदिन संबंधी पोस्टर लगाए गए हैं। नीतीश कुमार के बर्थडे को विकास दिवस के रूप में मनाने की तैयारी की गई है। देश में आजकल प्रतीकों की राजनीति का चलन है। इस तरह की राजनीति में अब जेडीयू की भी एंट्री हो गई है, जिसकी तस्दीक पटना की सड़कों के किनारे लगे ये पोस्टर कर रहे हैं। पटना शहर आजकल नीतीश कुमार के पोस्टरों से पटा पड़ा है, क्योंकि 1 मार्च को मुख्यमंत्री का जन्मदिन है और जेडीयू इस बार नीतीश कुमार के जन्मदिन को विकास दिवस के रूप में मनाने जा रही है। पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि उनका जन्मदिन हम लोग विकास दिवस के रूप में मनाएंगे। तो पूरे बिहार में हमारे जो कार्यकर्ता हैं अपने अपने बूथों पर उनके जन्मदिन को विकास दिवस के रूप में मनाएंगे, उनको दीर्घायु होने की कामना करेंगे और साथ ही उस बूथ पर हमारे नेता के द्वारा, उनकी सरकार के द्वारा जो काम किए गए हैं उसकी भी चर्चा वो करेंगे। नीतीश कुमार के 70वें जन्मदिन पर जेडीयू ऑफिस में 70 पाउंड का केक काटा जाएगा। यही नहीं, जेडीयू के कार्यकर्ता राज्य के सभी बूथों पर केक काटकर अपने नेता का जन्मदिन मनाएंगे और लोगों को बताएंगे कि नीतीश कुमार के शासनकाल में विकास के कौन कौन से काम हुए। निश्चित तौर पर बिहार में अजब का माहौल है, अद्भुत माहौल है। सब कार्यकर्ता अपने बूथ पर आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जन्मदिन मनाएंगे और घर घर लोगों के बीच बताएंगे पहले बिहार क्या था, आज का बिहार क्या है। नीतीश कुमार पहले नेता नहीं है जिनके जन्मदिन को पार्टी जश्न की तरह मना रही है। पीएम मोदी से लेकर लालू प्रसाद तक के जन्मदिन को उनकी पार्टियां अपने अपने अंदाज में मनाती रही है। विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद जेडीयू में कई तरह के बदलाव किए गए हैं ताकि पार्टी को मजबूत किया जा सके। नीतीश कुमार के जन्मदिन को विकास दिवस के रूप में मनाना उसी दिशा में एक और कदम है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र के साथ अमित कुमार सिंह की रिपोर्ट। और देखिए, पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी जोर शोर से तैयारी में जुटी है। राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय चुनाव के तर्ज पर पंचायत चुनाव के लिए प्रचार प्रसार की तैयारियां भी की जा रही हैं। बिहार में पंचायत चुनाव की तारीखों का अभी ऐलान नहीं हुआ है, पर सरगर्मी काफी तेज है। पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेंड करने में जुट गई है। नई रणनीति के साथ पंचायत चुनाव में प्रचार करने के लिए बीजेपी की तरफ से कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पंचायत स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ सरकार के कई मंत्री और पार्टी के बड़े नेता मौजूद रह रहे हैं।
कार्यशाला में शामिल पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव, मंत्री नितिन नवीन और मंत्री जनक राम जैसे नेताओं ने कार्यकर्ताओं को चुनावी जीत का मंत्र दिया। हमारा चुनाव आयोग सेल बहुत मजबूत है और बेहतर ढंग से लगातार विधानसभा लोकसभा चुनाव में भी काम किया है। पंचायतों के चुनाव में भी अपने उम्मीदवारों को यथासंभव कानूनी सहायता देने के लिए चुनाव आयोग सेल की आज बैठक हो रही है, जिसमें हम भारतीय जनता पार्टी के ऐसे उम्मीदवारों को कानूनी सहायता प्रदान करेंगे जो पंचायत के विभिन्न पदों पर चुनाव लड़ेंगे। पार्टी नेताओं ने कहा कि बिहार में पंचायत चुनाव दलगत नहीं होते हैं, लेकिन पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को पूरा सपोर्ट करेगी। वार्ड सदस्य से लेकर जिला प्रमुख तक के पद के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को खड़ा किया जाएगा। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जैसे मतदाता ने मत दे करके और प्रचंड बहुमत की सरकार बनाती है, तो नीचे स्तर पे अब कार्यकर्ताओं का ये मनोभावना है कि अपने मत का जब हम लोकसभा और विधानसभा में प्रयोग करते हैं, उसी आधार पर पंचायती राज चुनाव को दलगत तो नहीं लेकिन समर्थन दे करके अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सम्मान स्वरूप ये लाने का प्रयास किया जा रहा है। बिहार पंचायत चुनाव दलगत नहीं होते, बावजूद इसके बीजेपी ने पंचायत चुनाव की तैयारी में पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी की इस पहल के बाद राज्य की बाकी पार्टियों को भी अब सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि कहा जाता है कि जिस पार्टी का कार्यकर्ता जितना मजबूत, वो पार्टी उतनी मजबूत होती जाती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित सिंह की रिपोर्ट। बिहार एम्पोरियम अब दुनिया भर में धूम मचाने को तैयार है। आम्रपाली बिहार एम्पोरियम का दौरा करने के बाद बिहार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने कहा कि जल्द ही यहां के उत्पाद को ऑनलाइन बाजार में एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलने जा रहा है। बिहार की पहचान भागलपुरी सिल्क के उत्पाद, मधुबनी पेंटिंग्स और हस्तकला के शानदार कलेक्शन का ये बाजार जल्द ही ई कॉमर्स से जुड़ने जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र से जुड़े लोगों को रोजगार के बेहतर मौके मिलेंगे और दुनिया भर में आम्रपाली बिहार एम्पोरियम का डंका बजेगा। बिहार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने आम्रपाली बिहार एम्पोरियम का दौरा करने के बाद न्यूज़ 18 से बातचीत में कहा कि आम्रपाली बिहार एम्पोरियम को ऑनलाइन बाजार से जोड़ने के लिए अमेज़न से बात हो चुकी है। सीएम नीतीश कुमार जी की भी ख्वाहिश है कि बिहार के बुनकर को इतना काम मिले, तो ये प्राइम प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पे है। अमेज़न से भी जोड़ा, हमने बातचीत कर ली है, अमेज़न से भी इसको जोड़ रहे हैं। और मैं तो सब परिवार आया हूँ, लेकिन हमारे जितने दोस्त हैं उनको भी ये दिखाया, आप लोगों को भी दिखाया कि न्यूज़ 18 बिहार के जो दर्शक देख रहे हो, जब दिल्ली आए तो ज़रूर बिहार एम्पोरियम जो बिहार इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का उसको विजिट करें। शहनवाज हुसैन अपने परिवार और पार्टी के कई नेताओं, जिनमें सांसद मनोज तिवारी और संजय मयूख भी शामिल थे, उनके साथ आम्रपाली बिहार एम्पोरियम का दौरा किया। बिहार एम्पोरियम में भागलपुरी सिल्क के बने शानदार शॉल, आकर्षक साड़ियां, कुर्ते, जैकेट्स और शर्ट्स खूब पसंद किए जाते हैं, तो मधुबनी पेंटिंग्स और हस्तशिल्प के बाकी उत्पाद भी अपनी अलग ही छाप छोड़ रहे हैं। बिहार एम्पोरियम की सबसे ज़्यादा फेमस होती है भागलपुरी सिल्क और मधुबनी हैंड पेंटिंग। भागलपुरी सिल्क के ऊपर हैंड पेंट किया जाता है, सबसे ज़्यादा हर कोई इसे लाइक करता है, हर किसी को ये पसंद आता है। ये है, ये देखिए, ये है हैंड पेंटेड मधुबनी। और ये हमारी कुर्तीज़ हैं भागलपुरी सिल्क में इस टाइप से, ये देखिए। और ये हैंड ब्लॉक प्रिंट है, प्योर सिल्क के ऊपर हैंड ब्लॉक प्रिंट किया गया है। और आप अगर जानना चाहेंगे तो ये हमारी पेंटिंग्स है मधुबनी। ये मधुबनी पेंटिंग्स है। ये ऑयल आर्ट होती है सर, इसे मतलब बहुत फाइन, बहुत मतलब टाइम लगाकर बनाया जाता है। जितना टाइम देंगे आप उतनी ही अच्छी पेंटिंग बनेगी। और ये मोस्टली हमारी राधा कृष्णा, राम परिवार, ट्री ऑफ लाइफ, इन चीजों को डिफाइन करती है। तो आम्रपाली बिहार एम्पोरियम अब दिल्ली के खड़ग सिंह मार्ग से निकलकर ई कॉमर्स के जरिए ग्लोबल होने को तैयार है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार के मौके मिलेंगे। बिहार की काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो हस्तशिल्प द्वारा बनाई गई हैं, हाथों की कारीगरी द्वारा बनाई गई हैं। काफ़ी मेहनत लगती है और काफ़ी लोग इसमें अपना रोजगार भी बना रहे हैं, क्योंकि साफ तौर पर स्वदेशी निर्माण हो रहा है और लोगों को काफ़ी प्रभावित कर रहा है। आज उद्योग जो मिनिस्टर हैं बिहार के, शहनवाज हुसैन, वो यहाँ पहुँचे हैं और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि इसका प्रचार प्रसार किया जाएगा।
डिजिटल किया जाएगा ताकि लोग ऑनलाइन के माध्यम से भी बिहार एम्पोरियम में ज़रूरत की सामान खरीद सकें। कैमरा पर्सन सोनू मंडल के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली। दरभंगा में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा, दरभंगा को एम्स और एयरपोर्ट मिल गया, अब मिथिलांचल को शिक्षा का हब बनाने की जरूरत है ताकि तकनीकी शिक्षा और रोजगार के बेहतर अवसर मिल सके। संजय झा ने कहा कि इस दिशा में एमिटी यूनिवर्सिटी से बातचीत चल रही है और उम्मीद है कि जल्द ही बिहार एमिटी यूनिवर्सिटी की एक शाखा दरभंगा में खुलेगी। आने वाले टाइम में, लेकिन अब एयरपोर्ट एम्स हो गया, इसके बियॉन्ड भी बात करना है कि और क्या कर सकते हैं जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट, रोजगार। जैसे मैंने कहा था लास्ट टाइम, मैंने अमेठी से बात किया, अमेठी यूनिवर्सिटी से उसके लोग आए थे कि एक अगर अमेठी यूनिवर्सिटी यहाँ पर खुल जाता है तो एक बड़ा सुविधा लोगों को हो जाएगा। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर जीर्णोद्धार के लिए ऐच्छिक समर्पण किया। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारियों की मौजूदगी में डिप्टी सीएम ने अपने आवास में मंदिर निर्माण के लिए समर्पण राशि जमा करवाई। उन्होंने कहा कि राम मंदिर निर्माण के लिए समर्पण करना उनके जीवन का बड़ा मौका है। शहर के कई अपने ऐसे दाता हैं जो श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण में अपने परिवार की ओर से योगदान करना चाह रहे थे। ऐसे सभी दाता आज हम सब इकट्ठे होकर आज इस मंदिर निर्माण में अपना सहयोग किए हैं और वास्तव में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण राष्ट्रीय अस्मिता का यह परिचायक है। खबरें कुछ और हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। Languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers, India's largest news. देखिए एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी ने कोरोना वैक्सीन लगवाई है। लगातार लोग कह रहे थे कि पीएम मोदी वैक्सीन क्यों नहीं लगा रहे, लेकिन आज तीसरा चरण आज से कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर शुरुआत हुई आज से। और देखिए पीएम मोदी ने वैक्सीन लगवा ली है कोरोना की और एक जवाब भी दिया और संदेश भी देने की कोशिश की पूरे देश को। देखिए उन्होंने भी कोरोना वैक्सीन लगा ली है। पीएम मोदी ने कोरोना वैक्सीन लगवा लिया। तीसरा चरण आज से कोरोना वैक्सीनेशन का शुरू हो रहा है और इस दौरान सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीन लगवा ली है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। कोरोना वैक्सीनेशन का तीसरा चरण आज से शुरू हो रहा है और अभी खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। लगातार विपक्ष की तरफ से भी कहा जा रहा था कि पीएम वैक्सीन क्यों नहीं लगा रहे और अब ये संदेश पीएम मोदी ने दे दिया कि उन्होंने वैक्सीन लगा ली है और अब अपील भी की लोगों से कि वो बेफिक्र होकर कोरोना का टीका लगवाएं। पीएम ने ट्वीट कर इसकी जानकारी भी दी है। तो पीएम मोदी ने कोरोना का वैक्सीन लगवा लिया है और सब लोगों से भी अपील की कि वो बिना डरे, बिना किसी भय के कोरोना वैक्सीन लगवाएं। ट्वीट कर पीएम ने अपील की है लोगों से कि बेफिक्र होकर वो टीका लगाएं और पीएम ने ट्वीट कर खुद जानकारी दी कि उन्होंने कोरोना वैक्सीन ले ली है और बेफिक्र होकर अब देश के तमाम लोग टीका लगवाए। देखिए तस्वीरें भी हम साझा कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना वैक्सीनेशन के लिए पहुंचे थे। कोरोना वैक्सीन उन्होंने लिया और खुद उन्होंने इस बात की जानकारी ट्वीट के जरिए दी और लोगों से अपील भी की कि सब लोग बेफिक्र होकर कोरोना का टीका लगाएं। ट्विटर के जरिए ये संदेश देश के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी और एक बड़ा संदेश ये भी कि देश के प्रधानमंत्री ने लगा लिया है। अब तमाम लोग भी बेफिक्र होकर आगे आ सकते हैं, कोरोना का टीका लगा सकते हैं, ये बिल्कुल सुरक्षित है। ये बड़ी खबर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीन लगवा ली है और ट्वीट के जरिए पूरे देश के लोगों से अपील की कि वो भी बेफिक्र होकर ये वैक्सीन लगवा सकते हैं। कोई खतरा नहीं है, सुरक्षित है पूरी तरह से वैक्सीन। ये बड़ी खबर, हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। देखिए कैसे मुस्कुराहट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर उस वक्त भी जब वो कोरोना का वैक्सीन ले रहे थे और ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं। एम्स में कोरोना का टीका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगवाया है और ट्वीट कर पीएम मोदी ने इसकी जानकारी भी दी है।
तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे, देखिए उस वक्त की तस्वीरें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एम्स पहुंचे थे, कोरोना का टीका उन्होंने लिया और चेहरे पे मुस्कुराहट भी थी। और ये पहला डोज है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है। एम्स में जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना का वैक्सीन लिया, ये पहला डोज लिया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर जानकारी भी दी और तमाम लोगों से, देश के तमाम लोगों को संदेश भी दिया और अपील भी की कि बेफिक्र होकर वो कोरोना की वैक्सीन लगाएं, ये सुरक्षित है। तो देश के प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोना के वैक्सीन की पहली डोज ले ली है। आज एम्स पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कोरोना का टीका लगवाया है और उसी के दौरान ये तस्वीर ली गई। और तस्वीर में सबसे खास बात, टीका लेने के वक्त भी पीएम मुस्कुरा रहे थे और उनकी मुस्कुराहट भी एक संदेश दे रही है तमाम लोगों को, देश के लोगों को, कि वो बेफिक्र होकर बिल्कुल मुस्कुराते हुए वो भी कोरोना की वैक्सीन लगाएं। अपील भी की है ट्विटर के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम लोगों से कि वो बेफिक्र होकर टीका लगाएं, ये बिल्कुल सुरक्षित है। खुद पीएम मोदी ने ट्वीट कर तमाम लोगों को जानकारी दी और बताया कि उन्होंने कोरोना का टीका ले लिया है, पहली डोज जो है वैक्सीन की वो ले ली है। एम्स जाकर ये कोरोना का टीका प्रधानमंत्री ने लगवाया है और उसी दौरान ली गई तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। एम्स पहुंचे थे, दिल्ली के एम्स में, और पीएम ने वहां टीका लगवाया है। पहला जो टीका है वो पहला डोज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया और ट्वीट कर खुद जानकारी साझा की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और हमारे मैनेजिंग एडिटर ब्रजेश कुमार सिंह भी हमारे साथ जुड़े हैं। ब्रजेश जी, और बेहद अच्छा संदेश, सुबह सुबह अच्छी खबर भी कि देश के प्रधानमंत्री ने कोरोना का टीका लिया है, पहली डोज ले लिया और एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है देश को। निश्चित तौर पर अनूप, क्योंकि आप ध्यान रखें कि इस देश में जब से कोरोना का संकट आया और उसके बाद से कोरोना के सामने जिस तरीके से इस देश ने लड़ाई लड़ी, तो उससे नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया को एक बड़ा मैसेज दिया है कि भारत इस विपत्ति से किस तरीके से लड़ सकता है और किस तरीके से सफल ढंग से लड़ सकता है। और उसके बाद से भारत में आप ध्यान रखें कि जिस तरीके से बड़े पैमाने पर वैक्सीन डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ और दो वैक्सीन जो है सो आज भारत प्रोड्यूस कर रहा है और न सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है बल्कि पूरी दुनिया को भेज रहा है। उसी बीच भारत में आप ध्यान रखें कि लगातार इस बात पर खासतौर पर जो पॉलिटिकल अपोनेंट थे, जो राजनीतिक विरोधी थे, ये सवाल उठा रहे थे कि भाई खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीका क्यों नहीं ले रहे हैं अगर ये वैक्सीन इतनी सेफ है। जाहिर है जब ये सब सवाल उठाए जा रहे थे उसमें भी देश के ज्यादातर लोगों को अंदाजा था ही कि सवाल क्यों उठ रहे हैं। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद जो है सो इस वैक्सीन का डोज लिया है तो ये सारी अटकलों पर विराम लग गया है। और जहां तक सिर्फ अटकलों पर विराम लगाने की ही बात नहीं है, दो बड़े संदेश हैं। एक तो ये कि जो वैक्सीन पूरी तरीके से सेफ है, इसकी सेफ्टी को लेकर कहीं किसी के मन में कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए अगर देश का प्रधानमंत्री खुद जो है इस वैक्सीन का डोज लेता है। उससे भी बड़ा मैसेज ये कि इस देश में जो वीआईपी कल्चर लंबे समय तक रहा है उस वीआईपी कल्चर की भी समाप्ति का एक बड़ा संकेत है। क्योंकि ध्यान रखें कि अमूमन होता ये था कि जब इस तरह की कोई वैक्सीन आती थी तो सबसे पहले समाज का जो इन्फ्लुएंशियल तबका जो था या फिर जो लीडर्स थे या फिर जो लोग सरकार में उच्च पदों पर थे वो उसका लाभ लेते थे। लेकिन आप ध्यान रखें कि इस देश में जब जनवरी के मध्य में वैक्सीनेशन का काम शुरू हुआ तो उसमें सबसे पहले जो प्राथमिकता दी गई वह जो है सो स्वास्थ्यकर्मी थे। और स्वास्थ्यकर्मी जो कि दिन रात कोरोना के मरीजों की सेवा करते थे, जाहिर है सबसे ज्यादा कोरोना होने का खतरा उन्हें था, तो सबसे पहले उनका वैक्सीनेशन किया गया। उसके बाद से फ्रंटलाइन वर्कर्स जिसमें कि पुलिस से लेकर राजस्व विभाग के कर्मचारी जो कि दिन रात क्राउड मैनेजमेंट से लेकर कोरोना से निपटने के जो इफेक्टिव स्टेप्स हैं वह लेते हैं, कानून व्यवस्था मेंटेन करते हैं, उनको दिया गया। जाहिर है जो सेकंड फेज जो था जिसके तहत यह तय किया गया कि 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को जिन पर की कोरोना होने पर फैटल होने का खतरा ज्यादा है उनको डोज दिया जाएगा। और जाहिर है जब 60 वर्ष से ऊपर के लोगों की बात आई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें स्वाभाविक तौर पर शुमार होते हैं क्योंकि वह ऑलरेडी 70 वर्ष के हो चुके हैं। तो अपनी बारी का उन्होंने इंतजार किया। जब 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका देने की बात आई तब जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया। तो दो बड़े मैसेज दिए, एक तो ये कि वह किसी भी तरह की वीआईपी कल्चर के खिलाफ है, जब आपका मौका है तब जाकर लीजिए, और दूसरा ये कि कोरोना की
वैक्सीन की सेफ्टी को लेकर जो सवाल खड़ा कर रहे थे, भारत के वैज्ञानिकों की क्षमता पर जो लोग प्रश्न उठा रहे थे, उनको भी एक तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया कि यह वैक्सीन पूरी तरीके से सेफ है। मैं आगे बढ़कर ले रहा हूं सेकंड फेज में, जब 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए मौका आया है तो फिर किसी को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बहुत बड़ा संदेश है और भारत के लिए मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा दिन भी है, जबकि मास वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई है, खासतौर पर उस वर्ग के लिए जो कि सबसे ज्यादा वनरेबल है, 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए। बिल्कुल ब्रजेश जी, एक बड़ी बात यह भी कि आज सुबह सुबह सबसे पहले एम्स पहुंचते हैं देश के प्रधानमंत्री, एक संदेश कि मैं सबसे पहले आ रहा हूं तो आप लोग भी आगे बढ़े। और जो तस्वीर हम साझा कर रहे हैं अपने दर्शकों के साथ में, मुस्कुराते हुए वो टीका ले रहे हैं, यानी ये भी कह रहे हैं कि बिल्कुल सेफ है, सुरक्षित है, मैं मुस्कुरा कर ले रहा हूं, तो आप सब भी आगे आइए। निश्चित तौर पर, क्योंकि आप ध्यान रखिए कि ये वैक्सीन जो होती है, लोग भले ही राजनीतिक विरोध के लिए किसी भी किस्म की टिप्पणी करें या कोई भी हमला करें, लेकिन जिन्हें भी थोड़ा भी विज्ञान से जिनका वास्ता है, उन्हें अच्छी तरीके से पता है कि किसी भी वैक्सीन के 3 ट्रायल होते हैं, जिसको कि फेज 1, फेज 2 और फेज 3 ट्रायल कहते हैं। फेज 1 ट्रायल जो है बेसिक वैक्सीन जो है होती है, उसका डेवलपमेंट जब किया जाता है तो दूसरे जीवों पर देखा जाता है कि वो कितनी असरदार है। जो फेज 2 ट्रायल होता है, जाहिर है उसका सबसे प्रमुख उद्देश्य जो है सो सेफ्टी को देखना होता है कि वैक्सीन जो है वह सुरक्षित है कि नहीं। किसी बीमारी से लड़ने की तो बाद में बात आती है, उससे बचाने की बात बाद में आती है, लेकिन कहीं उसका शरीर पर कोई एडवर्स इम्पैक्ट तो नहीं आता। तो जाहिर है फेज 2 ट्रायल जो है वह सेफ्टी फैक्टर को देखता है। फेज 3 जो है वो इफेक्टिवनेस की बात होती है कि उस वैक्सीन की इफिकेसी कैसी है। तो जाहिर है जो ये तमाम वैक्सीन जो कि दी जा रही हैं, जो कि न सिर्फ भारत में दी जा रही हैं बल्कि दुनिया के तमाम हिस्सों में दी जा रही हैं, वो सारी की सारी जो है फेज 2 ट्रायल के बाद से जो दी जा रही हैं। फेज 3 में जाहिर है जो इफिकेसी के कई सारे मामलों में आने अभी बाकी हैं, लेकिन वैक्सीन सेफ है उसके बारे में कहीं किसी को डाउट नहीं है। और यह कोई भारत में नहीं, आप ध्यान रखें कि पूरी दुनिया में भारत की वैक्सीन जा रही है, यूरोपीय देशों में जा रही है, अफ्रीकी देशों में जा रही है और यहाँ तक कि कनाडा जैसे विकसित देश में जा रही है, और वहां पर लोग इसको बड़े पैमाने पर ले रहे हैं। तो जाहिर है जो लोग भी ये बात कह रहे थे कि भाई वैक्सीन सेफ है या नहीं, या फिर प्रधानमंत्री खुद क्यों नहीं लेते, ये तमाम प्रश्नों से जो है आज एक तरह से कह सकते हैं वो पर्दा उठ गया है, या कह सकते हैं वो प्रश्न खत्म हो गए हैं। जब खुद भारत के प्रधानमंत्री ने आगे बढ़कर जब सामान्य लोगों के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई है, उसमें भी 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों की, तब उन्होंने जाकर खुद सबसे पहले वैक्सीन ली है और एक बड़ा मैसेज दिया है। बिल्कुल, तो देखिए बड़ा संदेश देश के प्रधानमंत्री ने दिया है और आज सुबह एम्स में जाकर उन्होंने कोरोना वैक्सीनेशन का पहला डोज ले लिया और बड़ा संदेश देश को दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी बातचीत करने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।